अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेफ्टी फील्ड में। कन्फाइंड स्पेस, सबसे पहले हमें कन्फाइंड स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस है क्या चीज़। Any enclosed space which is not designed for long-term human occupancy, in which ventilation and access egress may be difficult, means कि कोई भी बंद जगह, any enclosed space, कोई भी बंद जगह जो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं की गई, जहाँ पे हम ज़्यादा देर तक रुक सकें और जहाँ पे वेंटिलेशन का मसला हो, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, एंड एक्सेस इग्रेस। एक्सेस कहते हैं अंदर आने का रास्ता, इग्रेस कहते हैं बाहर जाने का रास्ता। अंदर आने का रास्ता और बाहर जाने का रास्ता डिफ़िकल्ट हो, तंग हो, उस जगह को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जिस तरह कि आपको ये एक नीचे कन्फाइंड स्पेस दिखाई दे रही होगी, कोई वर्कर्स हैं अंदर गए हुए हैं क्लीनिंग के लिए, और ये देखें अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता क्या है, तंग है, और वेंटिलेशन का भी यहाँ पे मसला होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, कन्फाइंड स्पेस। अभी मैं आपको बहुत सारी कन्फाइंड स्पेसेस दिखाऊंगा जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में होती हैं। ये स्टोरेज टैंक आपने देखे होंगे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। ये हमारे लिए क्या है, कन्फाइंड स्पेस। अगर इसके अंदर हम मेंटेनेंस की कोई एक्टिविटी करने जाएंगे या क्लीनिंग करने जाएंगे अंदर, तो ये हमारे लिए क्या है, कन्फाइंड स्पेस है, बंद जगह है। इस जगह में वेंटिलेशन का भी मसला होगा और अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता भी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, तंग होगा। फिर हमारे पास मैन होल्स आ जाते हैं, ये आपने मुख्तलिफ रोड्स पे देखे होंगे मैन होल्स, ये भी कन्फाइंड स्पेस की एक टाइप है। फिर आपने इंडस्ट्री में बॉयलर्स देखे होंगे, फर्नेसेस देखी होंगी, ये भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है। अगर हम इसके अंदर मेंटेनेंस करने जाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, वेंटिलेशन का मसला होगा और अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता तंग होगा। फिर ये टनल्स होती हैं, पहाड़ों में मुख्तलिफ सुरंगें होती हैं, ये भी कन्फाइंड स्पेस में आती हैं। फिर when excavation is more than 4 feet deep, then excavation is converted into confined space. जो हम एक्सकेवेशन करवाते हैं, अगर एक्सकेवेशन की गहराई 4 फीट या 4 फीट से ज़्यादा हो जाए तो वो भी कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमारे पास सीवर्स होते हैं जिनके ज़रिए सीवरेज का वाटर जाता है, ये भी कन्फाइंड स्पेस में आती हैं। फिर सिलोज होती हैं, हॉपर्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए। अगर हम इनके अंदर जाएँ मेंटेनेंस की कोई एक्टिविटी करने के लिए, तो ये भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है। फिर डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर्स होते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। अगर हम इन डिस्टिलेशन कॉलम या रिएक्टर्स के अंदर जाएंगे तो ये भी हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस है। फिर हमारे पास है हैजर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, कि अगर हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले जो मेन हैजर्ड है कन्फाइंड स्पेस का, वो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, मींस के ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन कन्फाइंड स्पेस के अंदर 19.5% से लेस होगी तो इस स्टेज को हम ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कहते हैं। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनिमम 19.5% ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर 19.5% से लेस ऑक्सीजन होगी तो इसका असर हमारी बॉडी पे पड़ेगा। फिर हमारे पास है ऑक्सीजन एनरिच्ड, मींस कि ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना। अगर ऑक्सीजन 23.5% से ज़्यादा होगी तो इस स्टेज को हम ऑक्सीजन एनरिच्ड कहते हैं। जिससे क्या होता है, आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो जाए फिर भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी पे असर पड़ेगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए कन्फाइंड स्पेस में, 19.5% से लेके 23.5% तक होनी चाहिए। ना 19.5 से कम होनी चाहिए, ना 23.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर कन्फाइंड स्पेस के अंदर टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, जिस तरह के कोई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो सकती है, वेल्डिंग फ्यूम्स, मींस कि अगर हम कोई मेंटेनेंस रिलेटेड कोई एक्टिविटी अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है वेल्डिंग होगी, तो वेल्डिंग के वहाँ पे फ्यूम्स होंगे जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अंदर कोई एसिड भी हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। फिर कंबस्टिबल गैसेज हो सकती हैं, जिस तरह मीथेन है, हाइड्रोजन है, एस्टाइलिन है, जो कि हमारे लिए हैजर्ड है।
फिर अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। फिर हमारे पास मैकेनिकल हैज़र्ड। मैकेनिकल हैज़र्ड का मतलब ये है कि कोई अंदर रोटेटिंग पार्ट हो सकता है, जिस तरह मिक्सिंग के लिए कोई अंदर इम्पेलर लगा हुआ है या कोई ब्लेड लगा हुआ है, वो हमारे लिए हैज़र्ड होगा। फिर शार्प ऑब्जेक्ट अंदर हो सकते हैं। इंटेगलमेंट हो सकती है। इंटेगलमेंट मीन्स अंदर काम करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। फिर पुअर वेंटिलेशन अंदर हो सकती है, हवा का अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता तंग होगा। फिर इनगल्फमेंट मीन्स कि हम चारों साइडों से घिरे हुए होते हैं, ये हमारे लिए हैज़र्ड है। फिर सफोकेशन हो सकती है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमारा दम घुट सकता है। फिर फायर एक्सप्लोजन, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई धमाका हो सकता है, फायर लगने की वजह से आग लग सकती है। इम्प्रॉपर एक्सेस इग्रेस, अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता इम्प्रॉपर होगा, तंग होगा। फिर इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन आ जाती है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी आवाज़ बाहर सही प्रॉपरली नहीं आती, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। फिर सवेयर वेदर कंडीशन, अगर वेदर कंडीशन सवेयर होंगी, ख़राब होगी, तो वो भी हमारे लिए क्या है, हैज़र्ड है। पीछे हमने मुख्तलिफ कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड्स के बारे में पढ़ा है। अभी हम कंट्रोल मेयर्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि ये हैज़र्ड्स हमें नुकसान ना पहुंचाएं। सो सबसे पहला कंट्रोल है हमारे पास बैरिकेड दी एरिया, कि एरिया बैरिकेड करवा दें। एरिया बैरिकेड करवाने का मकसद क्या होता है, ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा इंटर ना हो जिस एरिया में काम हो रहा हो। जिस तरह कि ये नीचे एरिया बैरिकेड किया हुआ है सेफ्टी कोन्स के थ्रू, ताकि कोई अनऑथराइज्ड बंदा इंटर ना हो। फिर हमारे पास है कंट्रोल पुट सेफ्टी साइंस। जिस एरिया में काम हो रहा होगा कन्फाइंड स्पेस में, वहाँ पे हमने सेफ्टी साइंस लगाने हैं। जिस तरह के मैंडेटरी का एक सेफ्टी साइन होता है कि अगर आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है तो सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। यहाँ फिर प्रोहिबिशन का होता है, ममनू करार देना कि कोई अनऑथराइज यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता। सो मुख्तलिफ सेफ्टी साइंस होते हैं, हमने पुट कर देने हैं। फिर प्रोवाइड TBT बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क, काम शुरू करवाने से पहले हमने TBT प्रोवाइड करनी है। TBT स्टैंड फॉर टूल बॉक्स टॉक, हमने टूल बॉक्स टॉक देनी है अपने वर्कर्स को। उनको बताना है कि आज आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है, तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर ये हैज़र्ड हैं और ये कंट्रोल आपने लाजमी लेने हैं ताकि आप सेफली अंदर काम कर सकें। फिर हमने मेक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट, कन्फाइंड स्पेस की प्रॉपर हमने रिस्क असेसमेंट बनानी है। फिर टेक वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, अगर हमने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है तो हमने कन्फाइंड स्पेस का एंट्री परमिट लेना है, क्योंकि परमिट पे सब कंट्रोल और हैज़र्ड आइडेंटिफाई होते हैं, जिससे हम सेफली काम कर सकते हैं। फिर परफॉर्म्ड गैस टेस्टिंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस फॉर डिटेक्टिंग टॉक्सिक गैसेज, टॉक्सिक गैसेज को डिटेक्ट करने के लिए हमने कन्फाइंड स्पेस के अंदर गैस टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ताकि हमें टॉक्सिक गैसेज की कंसनट्रेशन के बारे में पता चल जाए। जिस तरह की मुख्तलिफ टॉक्सिक गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है हमारे पास, अमोनिया होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। सो इनकी कंसनट्रेशन चेक करने के लिए हम गैस टेस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं। फिर यूज़ इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नॉट मोर देन 24 वोल्ट, हमने इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं जो कि 24 वोल्ट से ज़्यादा पावर पे ऑपरेट नहीं करते। इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो होते हैं जिनमें स्पार्क करने की सलाहियत नहीं होती। फिर मेंटेन मिनिमम लाइटनिंग लक्स लेवल इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस के अंदर हमने लाइटनिंग लक्स लेवल मेंटेन रखना है। लाइटनिंग लक्स लेवल का मतलब ये है लाइट ल्यूमिनस पर यूनिट एरिया, लाइट ल्यूमिनस पर यूनिट एरिया, उसे हम लाइटनिंग लक्स लेवल कहते हैं। सो हमने प्रॉपर लाइटनिंग लक्स लेवल मेंटेन रखना है अगर हम सेफली कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना चाहते हैं। फिर इंश्योरिंग दैट वर्कर वर्किंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस इज विद प्रॉपर PPs, हमने इंश्योर करना है कि जो वर्कर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर PPs, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के काम कर रहे हैं। फिर मेंटेन ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम 19.5% टू 23.5% बाय वॉल्यूम, हमने ऑक्सीजन का लेवल 19.5 से लेके 23.5% तक मेंटेन रखना है। अगर 19.5% से ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, इससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर 23.5% से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर डू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आइसोलेशन इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल कोई सोर्स है या एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको हमने आइसोलेट कर देना है, ताकि जब हम कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हों
ये मुख्तलिफ टाइप्स की एनर्जीज हमें नुकसान ना पहुँचाएँ। फिर डू नाइट्रोजन पर्जिंग एंड स्टीम फ्लशिंग फॉर रिमूविंग टॉक्सिक गैसेज। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई टॉक्सिक गैसेज हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हमने नाइट्रोजन पर्जिंग करनी है। नाइट्रोजन पर्जिंग में बेसिकली नाइट्रोजन गैस गुजारी जाती है जो कि अंदर जो टॉक्सिक गैसेज होती हैं उनको अपने साथ लेके बाहर निकल जाती है, फिर उसको हम फ्लेयर सिस्टम के ज़रिए आग लगा देते हैं। फिर हमने स्टीम फ्लशिंग करनी है। नाइट्रोजन पर्जिंग के बाद हमने स्टीम गुजारनी है ताकि अंदर कोई तेज़ाब है या कोई गैस है वो स्टीम में सॉल्व हो के हम नीचे उसको ड्रेन वाल्व के ज़रिए नीचे निकाल देंगे ताकि जब हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएं ये टॉक्सिक गैसेस या मटेरियल्स हमें नुकसान ना पहुंचाएं। फिर मेक प्रॉपर एक्सेस इग्रेस ऑफ कन्फाइंड स्पेस। एक्सेस कहते हैं अंदर आने का रास्ता, इग्रेस कहते हैं बाहर जाने का रास्ता। सो अंदर आने का जो रास्ता है और बाहर जाने का रास्ता वो हमने प्रॉपर बनाना है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जिस तरह के कोई सीढ़ी वगैरह प्रोवाइड कर दें। फिर प्रोवाइड स्टैंड बाई मैन। जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए हमने स्टैंड बाई मैन प्रोवाइड करना है। ये आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ स्टैंड बाई मैन कौन होता है। फिर प्रोवाइड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट एंड फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन प्रोवाइड करने हैं। स्टैंड बाई मैन एंड इंट्रेंट। इंट्रेंट कौन होता है? जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदा काम करने जाता है उसे हम एंट्रेंट कहते हैं, और उस बंदे की सेफ्टी के लिए जो बाहर बंदा होता है कन्फाइंड स्पेस के उसे हम स्टैंड बाई मैन कहते हैं। जिस तरह की ये नीचे आपको एक कन्फाइंड स्पेस दिखाई दे रही है, एक बंदा अंदर काम करने गया हुआ है और एक बाहर बैठा हुआ है। जो अंदर काम करने गया हुआ है उसे हम इंट्रेंट कहते हैं और जो बाहर उसकी सेफ्टी के लिए बैठा हुआ है उसे हम स्टैंड बाई मैन कहते हैं। स्टैंड बाई मैन के दो मुख्तलिफ और भी नाम हैं, जिस तरह के स्टैंड बाई मैन को हम हॉल वॉचर भी कहते हैं और स्टैंड बाई मैन को हम अटेंडेंट भी कहते हैं। फिर हमारे पास है स्टैंड बाई मैन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि जो कन्फाइंड स्पेस के बाहर स्टैंड बाई मैन होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है इंश्योरिंग दैट वर्कर वर्किंग इनसाइड कन्फाइंड स्पेस इज़ विद प्रॉपर पीपीज़। स्टैंड बाई मैन ने इंश्योर करना होता है कि जो लोग अंदर काम करने गए हैं वो प्रॉपर पीपीज़ के साथ अंदर गए हैं। फिर इंश्योर दैट ऑक्सीजन लेवल इज़ फ्रॉम 19.5% टू 23.5% बाई वॉल्यूम इनसाइड कन्फाइंड स्पेस, कि ऑक्सीजन का जो लेवल है कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो 19.5 से लेके 23.5% बाई वॉल्यूम है। ये स्टैंड बाई मैन ने इंश्योर करना होता है। फिर चेक गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। जो गैस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट के ऊपर गैस टेस्टिंग का रिजल्ट लिखा होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की कितनी कंसनट्रेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, सारी कंसनट्रेशन उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है। वो सर्टिफिकेट स्टैंड बाई मैन ने चेक करना होता है। फिर जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टैंड बाई मैन की वो है मेंटेन लाइफ लाइन कम्युनिकेशन विद इंट्रेंट। जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर बंदा काम करने गया हुआ है उसके साथ लाइफ लाइन कम्युनिकेशन बरकरार रखना। जिस तरह की ये आपको बंदा नज़र आ रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने गया हुआ है और ये बाहर आपको स्टैंड बाई मैन नज़र आ रहा है और इसके हाथ में एक रस्सी है, ये आपको नज़र आ रही है। इस रस्सी के ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसे हम कहते हैं लाइफ लाइन कम्युनिकेशन। इस रस्सी को हम कहते हैं लाइफ लाइन और इसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम कहते हैं लाइफ लाइन कम्युनिकेशन। अगर ये रस्सी हॉल वॉचर या स्टैंड बाई मैन एक दफ़ा पुल करेगा इसका मतलब होगा आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। फिर अगर ये दो दफ़ा इस रस्सी को पुल करेगा इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप बाहर आ जाएं। फिर उस बंदे को बाहर निकाल लेंगे, फिर अगले बंदे को भेजेंगे। इस तरह लोगों को रोटेट करते रहेंगे। एक बंदा कभी भी लगातार कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं करता। फिर अगर ये 3 टाइम पुल करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देयर इज़ इमरजेंसी, कोई प्लांट पे इमरजेंसी बन गई है, जल्दी जल्दी आप बाहर आ जाएं। इसे हम कहते हैं लाइफ लाइन कम्युनिकेशन। रस्सी के ज़रिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे हम लाइफ लाइन कम्युनिकेशन करते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है 1 टाइम पुल आर यू ओके, 2 टाइम पुल योर टाइम इज़ कम्प्लीटेड कम आउट, 3 टाइम पुल देयर इज़ इमरजेंसी। फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है चेक कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट होता है वो भी इसने चेक करना होता है कि कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट है वो वैलिड है या नहीं है। फिर मेंटेन लॉग शीट। लॉग शीट भी इसने मेंटेन करनी होती है। बेसिकली लॉग शीट के ऊपर लिखा होता है कौन बंदा किस टाइम पे कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंटर हुआ है।
फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल स्काबा रेस्क्यूअर, अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में इमरजेंसी बन जाती है तो स्टैंड बाय मैन ने अंदर इंटरनेट को बचाने नहीं जाना, तो स्टैंड बाय मैन ने क्या करना है, स्काबा रेस्क्यूअर को कॉल करनी है। स्काबा रेस्क्यूअर कौन होता है, स्काबा स्टैंड फॉर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। ये स्काबा रेस्क्यूअर के पास अपना एक ब्रीथिंग अपरेटस होता है और यही कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा जो बंदा अंदर इमरजेंसी में होगा उसको बचाने के लिए। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टैंड बाय मैन की। फिर हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सो परमिटेड विदाउट एनी एटमॉस्फेयर सप्लाइंग रिस्पायरेटर, रिस्पायरेटर को यूज़ करने के बगैर हम इंटर हो सकते हैं अगर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 20% से लेके 23.5% तक हो। अगर जो फ्लेमेबल मिक्सचर हो कन्फाइंड स्पेस के अंदर उनकी LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट 5% से लेस हो, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कन्फाइंड स्पेस के अंदर वो 35 ppm से लेस हो, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी 10 ppm से लेस हो, फिर हम ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर सकते हैं। फिर ब्रीथिंग अपरेटस की हमें कब ज़रूरत पड़ती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, अगर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो 20% से लेस हो, और जो फ्लेमेबल मिक्सचर है उनकी LEL जो है वो 5% से लेके 50% तक हो, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन 35 ppm से लेके 1200 ppm तक हो, और हाइड्रोजन सल्फाइड की जो कंसनट्रेशन है वो 10 ppm से लेके 100 ppm तक हो, तो फिर हमने लाजमी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करना है। हम ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर सकते। फिर नो एंट्री परमिटेड, अगर ये मतलब इन गैसेस की कंसनट्रेशन इतनी होगी तो हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर कभी भी काम करने नहीं जाएंगे। जिस तरह के अगर ऑक्सीजन 23.5% से ज़्यादा होगी तो हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर LEL ग्रेटर दैन 50%, अगर जो फ्लेमेबल मिक्सचर है कन्फाइंड स्पेस के अंदर उनकी जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है वो 50% से ज़्यादा है तो फिर भी हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं करेंगे, तो कन्फाइंड स्पेस की एंट्री में लो नहीं होगी। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंसनट्रेशन 1200 ppm से ज़्यादा होगी फिर भी हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसनट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा होगी फिर भी हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम नहीं कर सकते। फिर हमारे पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट। जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री चेकलिस्ट होती है वो इस तरह की एक होती है हमारे पास, जिसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड, और येस नो में हमने बताना होता है। जिस तरह के इलेक्ट्रिकल सोर्स आइसोलेटेड, अगर हमने इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन कर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, येस में टिक लगा दें। अगर आइसोलेशन नहीं हुई तो फिर हम नो में टिक लगा दें। फिर हमने कन्फाइंड स्पेस का अगर परमिट लिया हुआ है तो फिर येस में होगा, अगर नहीं लिया हुआ नो में। फिर ये चेक लिस्ट होती है, हमने सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं जब भी हमने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करवाना होता है। फिर हमारे पास है कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट। जिस तरह के मैंने आपको पीछे बताया था, जो स्टैंड बाय मैन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो लॉग शीट को मेंटेन रखे। सो स्टैंड बाय मैन के पास जो लॉग शीट होती है वो कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस लॉग शीट में बेसिकली यूनिट, लोकेशन, स्टैंड बाय मैन का नेम, बैज नंबर और वर्क परमिट नंबर जो है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। फिर ये नीचे मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं। नेम ऑफ पर्सनल एंटरिंग दी कन्फाइंड स्पेस, कि जो बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने गया है उसका नाम यहाँ पे हमने लिखना होता है बेसिकली स्टैंड बाय मैन ने। फिर यहाँ पे उसका बैज नंबर आएगा जो बंदा अंदर काम करने गया है, उसके सिग्नेचर आएंगे यहाँ पे। फिर डेट होगी जिस दिन काम हो रहा होगा। फिर टाइम इन, किस टाइम वो अंदर गया है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। फिर टाइम आउट, किस टाइम वो कन्फाइंड स्पेस से बाहर आया है। फिर जॉब असाइनमेंट, उसने कन्फाइंड स्पेस के अंदर क्या काम करना था वो यहाँ पे हम लिख देंगे। सो ये होती है कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉग शीट। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कन्फाइंड स्पेस के रिलेटेड कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो काइंडली फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर वीडियो मेरी आपके पास आती रहे। थैंक यू।